हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। और आज से हम लोगों का एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। पर वो सीरीज क्या है? वो क्लैट का ही सीरीज है। अब क्लैट का सीरीज आप लोग एडिटोरियल का देख चुके हैं, बट ये आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्लैट में जितने भी टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग वोकैब प्लस पैसेज, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स का अब से YouTube में क्लास चलने वाला है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा क्लास। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत बच्चे ये चाहते हैं कि उनको क्लास प्रोवाइड किया जाए। YouTube में होता है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना। सो अब कोई टेंशन नहीं है, बी टेंशन फ्री। हर एक दिन का लेक्चर आपके पास आ जाएगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द लेक्चर्स ऑफ द क्लैट एवरी एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टोन्स ऑफ पैसेज के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बोले कि व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, टोन्स ऑफ पैसेज क्या है, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है किसी के बोलने की तरीका, है ना। तरीका जो है, कभी कभी जब हम गुस्से में रहते हैं हम गुस्से में बात करते हैं, जब हम लोग खुश रहते हैं खुशी खुशी बात करते हैं, जब हम लोग किसी के बारे में नेगेटिव बोलना होता है, किसी के बारे में बुराई करना होता है, हम नेगेटिव तरीके से बात करते हैं ना। बट हमको अगर कोई पसंद है तो हम उनके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। सेम जब हम लोग पैसेज के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग ऑथर जब हमारे पैसेज के बारे में बात करते हैं तो सेम उसी तरीके से बात करते हैं। ऑथर को गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना होता है तो वो क्रिटिसाइज वाला टोन यूज करते हैं। अगर फॉर में बोलना होता है तो वो ऑप्टिमिस्टिक वाला टोन यूज करते हैं। अगर ऑथर को सोसाइटी में के बारे में बोलना होता है, कोई सोसाइटी के बारे में फैक्चुअल डेटा देना होता है तो वो फैक्चुअल टोन यूज करते हैं। अगर किसी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों को वो कंपेयर करते हैं तो वो एनालिटिकल टोन यूज करते हैं। ठीक है, खैर बहुत सारे ऐसे टोन हैं, बहुत सारे हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति के बोलने का बहुत सा तरीका हो सकता है ना। सेम टोन बहुत सारे हैं। इट कैन बी 70 to 100, एक्सटेंडिंग टू 70 to 100। ठीक है, बट वी विल स्टडी द समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, ओके, येट इन अ वेरी मिनिमल मैनर। ठीक है, कम पढ़ेंगे बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ के कुछ उसका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो, ठीक है, तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन। आपको अभी बहुत खुश होना है आप लोगों को कि चलो आप तो हमारे पास क्लास आ रहा है। इस एक महीने के पूरा शेड्यूल में आपका पूरा क्लास खत्म होने वाला है। ठीक है, पूरा क्लैट का पूरा जो भी अपना टॉपिक है वो पूरा हम करा देंगे। एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वोकैब। मे बी जो चीज़ आपके 2-3 क्लास में एक्सटेंड कर सकते थे वो हम एक क्लास में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी चल पाए। ठीक है, जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाए, आप रिविजन भी कर पाओ। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहला है हमारे नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इज नॉट काइंड ऑफ सेम थिंग। हालांकि ये साथ में दिया गया है, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव साथ में है, बट काइंड ऑफ दे आर नॉट द सेम थिंग। दे आर सिमिलर येट डिफरेंट। सेम बट डिफरेंट, है ना। बहुत सुनते हो इंस्टाग्राम में कि सेम बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, यही बात है। ठीक है, चलो, तो नैरेटिव में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, कोई चीज़ को समझाने की बात करते हैं, कोई चीज़ को लोगों को दिखाने की बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ टूर विथ माई फैमिली, सो उधर जाके मैं क्या एक्सपीरियंस की हूँ, मेनली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट आई सॉ, I will be telling something in my own perspective। एक व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से क्या देखे हैं, क्या नहीं देखे हैं, क्या देखना चाहते थे उस जगह पे, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, नैरेटिव टोन ऑफ पैसेज। ठीक है, पीपीटी आपको मैं समझा रही हूँ,
पीपीटी इसलिए है ताकि आपके पास पीपीटी प्रोवाइड हो पाए एंड यू फील बेटर, राइट? क्योंकि हमको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब देखते देखते चलो नोटिफिकेशन आ गया उनका, नोटिफिकेशन आ गया उनकी, है ना, तो दिमाग मेरा उधर चला जाएगा, है ना। तो पीपीटी इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कहीं भी आपका दिमाग जाके भटके तो बाद में आप फिर से रिवाइज कर पाओ। दैट्स व्हाई पीपीटी इज हियर, ठीक है। चलो, सो इन नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेट मी चेंज माई पेन। Let it be. चलो, so in narrative reading comprehension the author is the character himself. मैंने बोला कि ऑथर खुद एक कैरेक्टर है, कि ऑथर ने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या वो देखना चाहते थे, ठीक है, and tries to convey a story or an event. It usually answers the questions, then what happened. A narrative type of RC often presents situation like a dispute, conflict, problems and solution, motivational events, etc. The basic purpose is to gain a reader's interest and thus to engage the reader. Topics like the experience of the first day at school or something that changed your life, etc. Basically नैरेटर एक कैरेक्टर होते हैं, जिस स्टोरी में वो कुछ बताना चाहते हैं उस स्टोरी में वही एक कैरेक्टर होते हैं। एक मात्र नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर वो भी एक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं। चलो, मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल गई हूँ, स्कूल में मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, फर्स्ट डे इन माई कॉलेज, ओके, फर्स्ट डे इन माई यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट डे वेयर आई वेंट टू टीच, ठीक है, I went for teaching, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। Okay, fine. Now, this is the narrative tone. And what is the difference between narrative and descriptive? Descriptive is something, and descriptive reading comprehension, the focus is to describe the character, a place or an event in detail. The author wants you to visualize whatever he sees, hears, smell, taste and feel. Author चाहते हैं कि जो भी वो देखे हैं, मान लो ऑथर कहीं घूमने गया है कश्मीर में, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इट इज नैरेटिव। कश्मीर में उन्होंने क्या खाया, उस खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट था, वो खाना कैसा टेस्ट कर रहा था, ठीक है, या फिर उस जगह पे वो क्या फील किए, वो ऑथर जो है हर एक चीज़ का जब माइन्यूट डिटेल्स आपको बताएंगे तब वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। और अगर ऑथर सिंपली आपको कोई चीज़ बता रहा है कि मैंने ये देखा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ज़्यादा गहराई पे नहीं जा रहे, ज़्यादा डीपली कहीं नहीं बता रहे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नैरेटिव, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टोन्स ऑफ पैसेज। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, you will see that in every year, either in 2 of the passage or 1 of the passage or 3 of the passage, there is a question that asks you what is the tone of the passage. So what is the tone of the passage? That means कि what the author is actually telling you, or what the author wants to tell you about something that is happening, or what is the author's intention that he wants you to know about the intention of the author, ठीक है। ये सब चीज़ जो है ये टोन्स में important है। what is the moral of the story, what is the message that you are getting from the passage, this all you can know from only one single thing, that is what is the tone of the passage, what is the tone of the author. Tone of the passage and tone of the author are similar thing, so please don't confuse that, ma'am, what is tone of passage or what is tone of author. This same thing, they will help you in getting your answer correct, okay. Even though what is the tone of passage, what is tone of author is not coming in your examination, but still a connected question, a interrelated question will come in your examination, okay, in where the tones will help you, right? Now I hope that narrative and descriptive is quite clear to you, ठीक है। Next, what is jovial and jocular or humorous, okay.
think that you are talking something you're talking with someone in a very humorous manner, okay, in a very jovial manner, and then you are having fun, and then you are having enjoyment. So what is that? That is jovial, that is humorous. ठीक है, आप कोई चीज में अच्छा खुश होना और कोई चीज पे हंसना वो अलग बात है. खुश होना और बीइंग फनी इज डिफरेंट थिंग. आप कोई चीज पे खुश हो रहे हो पर आप तुरंत किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हो और उस पे आप खुश हो रहे हो, वो अलग बात है. दैट इज फनी, दैट इज लव, LOUGH. And your happiness is a happiness, genuine happiness. So jovial, jocular and humorous is not something that is your happiness, that is funny word. ठीक है. So when the author is humorous, he or she tries to make the context of the passage funny and amusing. Okay, जब भी author जो है वो humorous होते हैं. humorous मतलब जो व्यक्ति किसी और को हंसाते हैं, अपने फनी चुटकुले बोलते हैं, फनी बात करते हैं. they are very humorous and they talks very they use joke in each of their language. They are something who is jovial and jocular. While being okay, cheerful, friendly, something this. Jocular, jovial and humorous, you can find two subtypes. Okay, एक तो है funny, एक तो है कोई चीज पे ह्यूमर ऐड करना, मतलब हंसी वाले चीज ऐड करना, जोक, लिटोट्स ऐड करना. ठीक है, चलो. ओके, नाउ यू हैव sarcastic. Sarcastic is something that you use in every of your language. हर एक लैंग्वेज में आप यूज करते हो sarcastic. अरे आप अपने दोस्त से भी बात करते हो ना, तब भी आप sarcasm यूज करते हो. अपने दोस्त से भी बात करते हो तब भी irony यूज करते हो. अच्छा, ठीक है, sarcastic. ओके, ठीक है, समझ में आया क्या होता है? अब मैं आपको बोलूं कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो कि तुमको 0 मार्क्स मिला है, ये होता है क्रिटिसाइज करना. कि मैं तुम्हारे खराबी, तुम जो खराब हो पढ़ाई में, वो मैं नहीं बता रही हूँ सामने से, मैं बोल रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुमको क्रिटिसाइज भी कर रही हूँ कि तुमको 0 मिला है. कितना मिला है? 0 मिला है. ठीक है, दैट इज द क्रिटिसाइज, sarcastic. ठीक है, टॉन्ट मारना, समझे? चलो, इट कन्वे आवर मीनिंग दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्चुअल मीनिंग. ओके, इट कन्वे समथिंग दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. क्या मैंने बोला कि यू आर वेरी गुड एट योर स्टडी, बट आई मेंट द ऑपोजिट ऑफ दैट. मैंने तुमको बोला यू आर वेरी गुड एट योर स्टडी, बट व्हाट आई मेंट दैट यू आर नॉट गुड एट स्टडी, दैट्स व्हाई यू हैव गॉट 0 मार्क्स. ठीक है, समझ में आया? ऑपोजिट टू द एक्चुअल मीनिंग. ठीक है, दिस मे बी समटाइम्स कंफ्यूज्ड विथ ह्यूमरस. दिस मे बी, और ये कभी कभी ह्यूमरस के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो, मजाक वाली चीज. पर जो चीज व्यक्ति को दुख पहुंचा सकता है, क्या वो मजा हो सकता है? जो चीज आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो, क्या वो मजा हो सकता है? ओके, ह्यूमरस इज समथिंग विच अ पर्सन टेक्स इन अ वेरी लाइट मैनर, very okay, but not criticism, not satirical. Okay, so but often sarcasm is used for topics that the author is not much in favor of. ह्यूमर्स में ऐसे टॉपिक यूज किया जाता है जो कभी कभी जो ऑथर जो पसंद करते हैं, पर क्रिटिसाइज में, सैटारिकल में ऑथर कभी कभी क्यों हमेशा ही ऐसे टॉपिक यूज करते हैं जहां जिसके फेवर में ऑथर नहीं होता. ठीक है, फाइन. ओके, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द यूज ऑफ sarcastic टोन जस्टिफाइज इट. ठीक है, नाउ समटाइम्स आई नीड what only you can provide, your absence. ओके, तो इसमें ये बोला गया है कभी कभी मुझे एक ही चीज चाहिए होता है जो बस तुम मुझे प्रोवाइड कर सकते हो. तो सामने वाला बोला क्या ऐसा चीज़ है जो तुम मेरे से तुमको चाहिए, जो मैं ही तुमको दे सकता हूँ. तो सामने वाला बोल रहा है कि तुम्हारे एब्सेंस, कि तुम ना रहो मेरे सामने, बस तुम ही ये चीज़ दे सकते हो. तो एक काइंड ऑफ सैटारिकल है, क्रिटिसाइज है. ओके, चलो. नाउ
ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम समझ में नहीं आया। नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ लिया, जोवियल मैंने पढ़ लिया, क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब बहुत टोन्स हैं, सारे पढ़ना है, समझ में आया? सारे पढ़ना है। ये 2-3 पढ़ के अपने आप को बहुत ये मत समझ लेना कि अरे मैं तो सब पढ़ लिया क्लैट के लिए। क्लैट में कोई स्पेसिफिक इंग्लिश का बेसिकली मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट लीगल, अबाउट क्वांटिटी टेक्निक्स, दे आर हैविंग देयर ओन स्पेसिफाइड सिलेबस। इंग्लिश भले ही आपके क्यों ना बोला गया है कि पैसेज से क्वेश्चन आता है, बट देयर इज नो स्पेसिफाइड सिलेबस। एनी पोर्शन फ्रॉम एनी प्लेस might come in your examination as the passage in English. हो सकता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से आ जाए, हो सकता है वो किसी की किताब से आ जाए, हो सकता है वो शेक्सपियर के बुक से आ जाए, हो सकता है वो जॉन डोन के बुक से आ जाए, राइटिंग से आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो इंग्लिश का कभी ये मत सोचना कि आई हैव डन एवरीथिंग इन माई इंग्लिश, नो, ठीक है, ठीक है। यू हैवंट डन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस कभी अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज ए क्रिटिकल एंड साइनिकल टोन, ठीक है। क्रिटिकल को अच्छे से देखना, बहुत सारे पैसेज हमारे क्लैट में क्रिटिकल, एनालिटिकल, ये सब टोन से आता है, ठीक है। भले ही आपको उस पैसेज का टोन्स ना पूछा गया हो, ना पूछा जाता हो, तब भी बहुत सारे पैसेज है जो आपके क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। चलो, सो क्रिटिकल टोन ऑफन डिस्क्राइब्स अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर in a negative sense. It may also indicate a deep analysis of an issue with an impartial outlook. Okay, I think you are very aware of the thing that what is impartial, what is neutral, ठीक है, what is unbiased, ठीक है। Now critical tone कभी कभी often describe, often मतलब हमेशा describe करता है, चलो often लिखा है पर हमेशा होता है, a fault finding attitude of the author। मतलब क्रिटिकल, एक ऑथर तभी क्रिटिकल होता है जब वो हर एक चीज में गलतियां ढूंढने लगता है, कहाँ गलती है, कहाँ गलत है, कहाँ नेगेटिव है, ये ढूंढने लगता है, ठीक है, राइट, इन ए नेगेटिव सेंस में। ओके, नाउ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल डिफर्स हियर, इधर डिफर करता है, क्योंकि क्रिटिकल में हमेशा ऑथर फॉल्ट फाइंडिंग टोन में रहते हैं, हमेशा ऑथर नेगेटिव सेंस में बात करते हैं, पर एनालिटिकल में कभी ऑथर नेगेटिव टोन व फॉल्ट फाइंडिंग टोन में नहीं रहता है। ही ऑलवेज फाइंड्स आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इन एवरीथिंग ही डिस्क्राइब्स, ठीक है। हमेशा वो नेगेटिव पॉजिटिव चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी भी ओनली नेगेटिव बात नहीं करते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंडिकेट अ डीप एनालिसिस ऑफ एन इशू विथ एन इम्पार्शियल लुक, दैट मीन्स कि इट ऑल्सो इंडिकेट, ये हमेशा डीप एनालिसिस करते हैं कोई चीज का विदाउट इम्पार्शियल आउटलुक और अनबायस्ड और न्यूट्रल आउटलुक, ठीक है। नेगेटिव सेंस में बात तो करते हैं, फॉल्ट तो ऑथर ढूंढते ही है, बट ऑन दिस सम टाइम ही इज इम्पार्शियल, ठीक है, वो इम्पार्शियल रहते हैं। नाउ on the same paragraph you will see that cynical tone is when the author conveys a doubtful nature, author conveys a skeptical nature। अच्छा, okay, if you are having cynical tone, it's well and good, I am elaborating you what is cynical tone. If you are not having cynical tone in your passage and on the place it is being told it's skeptical tone, then it might be also the answer if the passage is in doubt, if the author of the passage is in doubt, ठीक है। तो अगर साइनिकल नहीं है तो स्केप्टिकल भी आंसर हो सकता है, क्योंकि स्केप्टिकल का मतलब भी होता है टू बी इन डाउट, एक व्यक्ति जो हमेशा डाउट करता रहता है, कभी भरोसा नहीं करता है, ठीक है। ओके, सो द साइनिकल टोन इज व्हेन द ऑथर कन्वेज अ डाउटफुल नेचर, ऑथर्स जब डाउटफुल नेचर कन्वे करता है, ठीक है,
He is pessimistic about whether something will happen or whether it is worthwhile. He is pessimistic कि वो बहुत नेगेटिव चीज़ सोचते हैं, नकारात्मक उनके अंदर चिंता है कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये आगे जाके कुछ हो पाएगा, या फिर क्या मैं जो कर रही हूँ कि आगे जाके कुछ सही हो पाएगा, या फिर वेदर इट इज़ वर्थवाइल, या फिर क्या ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ या क्या वर्दी है, क्या ये सफल हो पाएगा, ये सब चीज़ अब दिमाग में घूमता है, जैसे स्केप्टिकल साइनिकल टोन. ठीक है. नाउ देयर ओके यू कैन सी टू एग्जाम्पल्स हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल, 20% of the cat will be from Cat King basic books. This one is the line. Now from this line you can infer two tones of passage. First one is critical thought. एक व्यक्ति अगर क्रिटिकली कोई चीज़ सोचेंगे, एक ऑथर अगर क्रिटिकली चीज़ सोचेंगे तो वो कैसे इसका नज़रिया कैसे होगा, सोचने का देखने का नज़रिया कैसे होगा पैसेज को. ठीक है. हाउ कैन यू एश्योर दैट इट विल जस्ट बी 20%? आर यू द पेपर सेटर? मैंने बोला ऑथर के अंदर फॉल्ट ढूंढने का एक प्रवृत्ति वो क्रिएट हो जाता है. ठीक है. नाउ हाउ कैन यू एश्योर, तुम कैसे एश्योर हो सकते हो कि 20% इट विल जस्ट 20%, सिर्फ 20% ही आएगा उस किताब से? क्या तुम पेपर सेटर हो? ठीक है. नाउ यू कैन सी साइनिकल थॉट. व्हाट अबाउट द 80%? उसको 20% से मतलब नहीं, उसको फॉल्ट ढूंढने में मतलब नहीं, उसको 80% से मतलब है. कहाँ जाएगा वो 80%? ठीक है. तो काइंड ऑफ साइनिकल काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है. ठीक है. पेसिमिस्टिक तो लिखा ही है, काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है. ठीक है. समझ में आया? सो व्हाट इज क्रिटिकल एंड साइनिकल? ठीक है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नॉस्टैल्जिक. ओके, यू आर वेरी अवेयर ऑफ द टर्म नॉस्टैल्जिक, है ना? बहुत जानते हो नॉस्टैल्जिक के बारे में. अभी इस उम्र में बहुत ज़्यादा, इस उम्र में क्यों, हमेशा होता है पर इस उम्र में ज़्यादा होता है कि अरे मेरी तो एक दोस्त था, मेरी दोस्त थी. ओके, हम घूमने जाते थे, हम गोलगप्पा खाते थे. ये जो मेमोरीज को आप रिकॉल करते हो ना, ये जो मोमेंट को आप रिकॉल करते हो ना, दिस ऑल बिलोंग्स टू नॉस्टैल्जिक. ठीक है. समझ में आया? नाउ okay, so nostalgic tone conveys a sense of longing for the past. It can be a good as well as a sad memory. नॉस्टैल्जिक होता है कि जब आप पिछले पास्ट के कोई चीज़ को बहुत सोचते हो. ठीक है. कि अरे मेरे साथ तो ये हुआ था, अरे मैं तो ये थी, मैं तो वो थी, मैं तो ये थी. ये सारी चीज़ें जब सोचते हो ना बेटा कि मेरे पास, मैं इस घर में रहती थी पहले, उस घर के साथ मेरा बहुत मेमोरीज है, मेरे ग्रैंडफादर ऐसे थे, अभी वो एक्सपायर हो गया है. ठीक है. तो ये सब जो है ना, ये नॉस्टैल्जिक है. ओके. नॉस्टैल्जिक ऑन द सेम टोन कैन बी हैप्पी, can be very good, can be very happy, okay, and it might be sad. It might be a sad memory कि अच्छा मेरे grandfather थे and he expired. And how can it be happy? अच्छा हम तो इधर घूमने गए थे, I was very happy when I went to Shimla. Right, this is a happy memory. Okay, nostalgic यही बताते हैं कि जब ऑथर कोई नॉस्टैल्जिक बात करते हैं. देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई डिडेंट गो टू द मून, आई वेंट मच फर्दर. ओके. नाउ फॉर टाइम इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. ओके. तो यही सब है. ऑथर जब कोई चीज़ को याद करते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं, मोमेंट्स को याद करते हैं. ठीक है. एवरीथिंग इज दी व्हाट, एवरीथिंग इज नॉस्टैल्जिक. ठीक है. सारी चीज़ें नॉस्टैल्जिक है. फाइन. ओके.
harsh, severe, bitter, caustic, vitriolic. The 5 words are same thing and they refer the same emotion, same tones of the author. 5 एकदम सही है और सही टोन्स को दर्शाते हैं. सही मतलब एक ही टोन्स को सही टोन नहीं, एक ही टोन को दर्शाते हैं. ठीक है, चलो ओके. How might you express your dissatisfaction with something or somebody brutally? कैसे तुम अपने डिससेटिस्फेक्शन, तुम कोई चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो, कैसे तुम इसको दर्शाओगे? ब्रूटली, इन अ वेरी हार्श मैनर, ब्रूटल. Here comes the part of the acerbic tone. The author uncovers his conflict with a hypothesis or may express his despise towards a man in an acerbic tone. When you recognize this tone, you will have the capacity to answer the question that is asked in the RC. ठीक है, मतलब एक होता है बेटा गुस्सा करना. अब गुस्सा करना मतलब ये नहीं है कि हमेशा किसी को बड़ा चिल्लाओ, इसको बहुत चिल्लाओ, उसको बहुत चिल्लाओ, इसको बहुत चिल्लाओ, उसको नहीं. गुस्सा माइट बी यू कैन एक्सप्रेस इन अ वेरी गुड मैनर. ओके, गुस्सा होता है कि जब आप किसी के प्रति अपना गुस्सा दर्शाते हो. मान लो कि गवर्नमेंट है, हमेशा पता नहीं मैं गवर्नमेंट को कोई क्यों एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन. ओके, सो गवर्नमेंट है एंड आई एम very unhappy of the government, though please don't think that I am just describing my ideology. This nothing to do with my ideology. I'm just giving you example. Okay, just leave government, just take my friend. Okay, so I am very angry with my friend, but I am not using harsh word. I am not using words that will affect her or affect him. I'm using something that yes, I'm angry, I want this from you, I expect this from you, but you are not doing so, you are not giving back in me return, something like that. You can tell in angry manner, but in a harsh way. तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो है, गाली गलौज कर दो. This is bitter. ठीक है, तो you have to discriminate कि what is angry. If you are a very mature boy and you're going to give CLAT examination, some of you have took 1 year more to give the examination, and now this year you're giving the examination. Some of you are just recent pass out from class 12 and then you are giving the examination, or even you haven't passed the 12 yet. ठीक है, तो be mature कि what to do with the tones, क्योंकि tones जो है ना वो आपके inner सोच, आपकी जो सोच होता है वो भी दर्शाता है कि आप क्या सोचते हो हर एक चीज के बारे में. ठीक है, चलो, आई विल नॉट गो इन फार फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव. हाँ, नाउ यू हैव एंग्री एंड इंडिग्नेंट. ठीक है, एंग्री देखो टोन्स ऑफ पैसेज में जहाँ पे क्लैट में क्वेश्चन पूछने वाला, क्लैट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उधर इतने इजी आपको नहीं दिया जाएगा कि बेटा बताओ ये टोन एंग्री है क्या. नहीं, एंग्री को कोई और वर्ड अगर रिप्लेस कर सकता है इन अ वेरी सिनोनिमस मैनर, दैट वर्ड विल बी इन द क्वेश्चन. इतने छोटे मोटे वर्ड आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं बोला जाएगा कि बेटा बताओ ये टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नहीं, आपको पूछा जाएगा कि बेटा ये टोन ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है. ठीक है, आपके वर्ड्स सिनोनिम्स को बदला जाएगा. ठीक है, चलो. Like the above type, this type of tone expresses the creator's outrage towards the subject justifiedly. I have told you कि the one who is using harsh and bitter words, they are not using justification कि क्यों हम गुस्सा है. But here in angry, you are angry, but you are using justification. You are justifying the manner. ठीक है, हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आउटरीच टूवर्ड्स एनी अनफेयर सिस्टम. मैंने अभी गवर्नमेंट की बात किया कि गवर्नमेंट के प्रति आप जब अपने गुस्सा को दिखाओगे एक अनफेयर सिस्टम के लिए, इन कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट. सो you can use your angry tone. You may do as much by a few argument. You can use argument कि why is it so and why that is not. Why is it so? ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हो. ठीक है, गिविंग रियल एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट. सो ऑल्सो द ऑथर मीन्स टू जस्टिफाई हिज आउटरीच बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट रीजंस दैट आइडेंटिफाई विद द इशू. ठीक है, समझ में आया?
Okay, so this is what angry, indignant this means. Okay, now you have apologetic. Okay, you are very aware of this tone. अपने पार्टनर को बोलता हूँ ना कि गलती हो गया, अब नहीं होगा, आगे से नहीं होगा. क्या है ये? एपोलोजेटिक. ठीक है, as the name expresses, this sort of tone is used to express regret or blame in regard to the setback of tragedies that may have happened before. कोई खराब, कोई गलत काम हुआ है और उसके सेटबैक में जब आप कोई चीज बोलते हो, आप अपने रिग्रेट को डिस्क्राइब करते हो, ब्लेम, ये सब कुछ, दैट इज एपोलोजेटिक. ठीक है, RC sections in light of this tone by and large discuss opinions identified with world wars, natural disaster, event or other such calamities that have affected humankind adversely. Such sections may likewise incorporate a lot of statistical data point. अच्छा, और एक बता दूं, ये apologetic tone, ठीक है, अगर आप लिटरेचर के कभी कोई पोइम्स पढ़े हो, might be in your class 11, 12, in your class 10, in your class 9, if you are from ICSE board, CBSE board, even if you are from a state board, you will study various type of poetry. And उधर बहुत सारे पोइट जो है वो वॉर पोएट्री लिखते हैं. ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, उसके क्या इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पे पड़ा, और उस इफेक्ट के बाद जब एक ऑथर अपने तरफ से सॉरी बोलता है, भले ही ऑथर का गलती नहीं है, बट वो ह्यूमन काइंड के इतना इफेक्ट हुआ, ह्यूमन काइंड को इतना इफेक्ट हुआ है, ये सब लॉस देख के जब ऑथर खुद सॉरी फील करता है, ही फील एपोलोजेटिक, ही फील वेरी सॉरी टुवर्ड्स द मैनकाइंड, दैट व्हाट हैपेंड टू द मैनकाइंड, दैट इज द टोन विच इज द एपोलोजेटिक टोन. ठीक है, समझ में आया? इवन लिविंग बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर, इफ समथिंग हैपन टू एनीबॉडी और टू एनी ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, टेक द एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, एंड इफ एनी ऑथर राइट समथिंग अबाउट नेचुरल डिजास्टर एंड ही और शी इज फीलिंग सॉरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विद द ह्यूमन काइंड, ओके, एंड okay, he is not responsible behind everything happening, okay, but still he is apologizing to the humankind that yes, we as a human being are very sorry that we are unable to protect you. हम उस चीज को रोक नहीं सकते नेचुरल डिजास्टर को, बट हम प्रोटेक्ट तो कर सकते ना, बट वी हैवेंट, हम लोग कर नहीं पाए. सो ये जो एक टोन है, दिस इज एपोलोजेटिक. सो एनी टाइम एनी ऑथर राइट समथिंग अबाउट दिस 3 topics, calamities, disaster, event, natural, world wars, so make sure कि either the author is expressing his sorrow, his grief, either he is apologizing, then that will be the apologetic tone. ठीक है, समझ में आया? चलो, now अब क्या है? belligerent and bellicose. This word might be very confusing for you. हो सकता है बहुत कंफ्यूज करे. मैम, what is belligerent and what is bellicose? कभी तो हम सुने ही नहीं है ये टोन, हम भी नहीं, हम भी हो सकता है कि पढ़ाए हैं तो हम सुने हैं. ठीक है, टोन क्या होता है जो हम नॉर्मल बोलते हैं, हाँ हम गुस्सा है तो गुस्सा है, ये टोन होता है ना. तो what is belligerent and bellicose might be something which is being replaced by this word. हो सकता है कोई नॉर्मल ही हो, कोई नॉर्मल वर्ड ही हो, बट इस वर्ड से रिप्लेस किया गया हो. इट कैन बी पॉसिबल, राइट? ये पॉसिबल हो सकता है. चलो, इन विच टोन डू यू थिंक टू वेरिंग पार्टीज हैव अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर एज यू वुड फिगर दे आर फोर्सफुली अनफ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर? दिस इज व्हेन द ऑथर रिसीव्स अ belligerent tone of writing. RC passage in light of this sort of tone effectively comprehend and let you effortlessly anticipate the response to conclusion based question. मतलब दो opposite teams है, जो opposite person है, and they are just arguing, they are just telling something. So in the passage basically there will be 2 teams who are just arguing, fighting like this, belligerent and bellicose. Okay, bias. Okay, bias is while favoring a certain thing, person, group over the other, we tend to utilize one-sided tone to show our tendency towards it.
Likewise, the author utilizes a one-sided tone and displays contention for a specific thing in that section. When you distinguish the author's stand, you will be able to make sense of the response to the required question. That means कि author एक तरफ का बोलते हैं. मानो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स, वेस्टर्नाइज ऑथर ये बोलते हैं कि हम लोग तो इंडिया में आए थे, हम इंडिया में रूल किए हैं, तो इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया का अच्छा ही हुआ है. इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराया हमने. मतलब वो वेस्टर्नाइज ऑथर बायस तरीके से उस चीज़ को डिफेंड कर रहा है कि हम इंडिया को रूल किए हैं. ठीक है, सो ही इज डिफेंडिंग, ही इज बायस्ड. ओके, ही इज नॉट न्यूट्रल. दिस इज अ टोन ऑफ बायस. एक तरफ से देखते हैं, वो हमारी तरफ से नहीं देखे ना, हम लोग क्या क्या झेले हैं इन लोगों के अत्याचार से, क्या क्या झेले हैं हम लोगों ने, ये वो कितने झेले हैं, पर वो नहीं देख रहे, वो सब अपना देख रहे हैं. क्या अपना देखो, अपना क्या किया आपने, अपना तो कुछ किया नहीं है, वही 2-3 कुछ काम किए हैं. ठीक है, यही सब बात है. अब बायस एक तरफ बोलना, ठीक है, न्यूट्रल ना होना, एक तरफ होके बोलना. ठीक है, दिस इज बायस. नाउ commiserating, this kind of tone is used to express pain or show sensitivity for a man or a gathering of individuals experiencing partial practical standards. Okay, the writer plans to familiarize the reader with the trauma experienced by sufferers. Okay, see, is express pain. ये टोन से एक व्यक्ति के पेन को आप समझ सकते हो, एक व्यक्ति के प्रति सेंसिटिविटी दर्शाता है. जो व्यक्ति सोशल स्टैंडर्ड के प्रैक्टिसों से क्या हुआ है, दे आर अफेक्टेड. इफ आई एम अफेक्टेड बाय, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज अफेक्टेड बाय सती प्रथा, someone is affected by child marriage, and then the author is showing concern, the author is showing pain, expresses pain, sympathy, that is commiserating. Mainly the commiserating tone is for someone who is just affected with the practice of the social standard. ठीक है, चलो. Condescending or patronizing. A condescending tone suggests a mentality of patronizing superiority of a specific thing, individual gathering. As you would expect, such RC section may show snobbish or contemptuous tone with respect to things considered inferior in the author's point of view. ठीक है, कोई चीज़ को superiority दर्शाना, कोई चीज़ को inferiority दर्शाना, और superiority को दर्शाने के बाद भी inferior चीज़ों को क्या करना, respect देना. This is what patronizing means. ठीक है, now समझ में आया. 12 हमारे पास है. We have only 12 tones. Tomorrow we will have more tones. बहुत सारे tones और भी है. Okay, maybe if not, then we will go for the one passage, one example, that how to make out, how to take out the tones of the passage, how to give the answer to the tone of the passage. ठीक है. Okay, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. मे बी अगर मैं कल भूल जाऊँ तो बता ना पाऊँ. फैक्चुअल, okay, factual is about fact. Factual is something जब आपके पैसेज में कोई फैक्ट बताया जाएगा. ओके, इफ समथिंग इज हैपनिंग, मानो ब्रिक्स सबमिट हो रहा है, G20 का सबमिट हो रहा है, और फिर कार्बन फुटप्रिंट्स जो अभी चल रहा है अभी बहुत, देन यू विल हियर ग्लोबल वार्मिंग. दिस ऑल आर फैक्ट. दे आर टेलिंग अबाउट द फैक्ट, दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग दैट इज जो कहानी है, कुछ नहीं बताया जा रहा है. दिस इज फैक्ट. They're telling you something that is based on truth, right? So anything the author is putting in the passage based on the fact, that is a factual tone of passage. Factual, narrative, factual हो गया. Now, okay, now let me come to informative. Informative होता है, एक तो information हो गया,
might not be facts every time. हो सकता है कि फैक्ट ना हो, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको. If I am talking you about the piracy, about the pirates in the sea, I am not giving you any factual data, but I am giving you the information about how they do the robbery, how they have emerged, how they are just growing, how we can stop them from doing so, what are the steps we can take. Okay, basically when I am providing you something more information, any information about something that is informative. पायरेट्स के बारे में अगर मैं आपको सारी जानकारी आपको दे दूं, वो मेरा इंफॉर्मेटिव है. ठीक है, वो मेरा इंफॉर्मेटिव है. बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया पायरेट्स के बारे में. अब व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी? एक्सप्लेनेटरी मतलब बहुत सारे जानकारी में एक्सप्लेनेटरी नहीं आता कि बहुत सारे जानकारी दो तो वो एक्सप्लेनेटरी हो गया. नहीं, आप पायरेट को एक्सप्लेन करो. ठीक है, पायरेट्स अगर रॉबरी करता है तो वो सिंगल चीज को एक्सप्लेन करो. कैसे वो करता है, क्या क्या हथियार इस्तेमाल करता है, ठीक है, कैसे कैसे वो करता है, कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे लोगों को मारता है, ये सब कुछ आप जब एक्सप्लेन करोगे एक्सप्लेनेटरी. इंफॉर्मेशन गिविंग यू न्यूमरस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन in a single passage. Factual giving you the only factual data. ठीक है, but in explanatory might be there are not so many data, there are not so many information, but they are using the single thing for giving you the explanation and a big explanation. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, टोन्स बेटा. बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मैम टोन्स है कैसे पढ़ेंगे, बहुत कठिन है. बिल्कुल कठिन नहीं है, आप हर एक चीज के बारे में जान जाओगे. ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या है? टू टेलिंग समथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कुछ इसमें अच्छाई ढूंढना, बुराई नहीं हमेशा. ठीक है, पेसिमिस्टिक मतलब हमेशा नेगेटिव ढूंढना, बुराई ढूंढना, अच्छा मत ही ढूंढो. ठीक है, ये सब कुछ चीज़ है. ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ आपको जानना है, करना है ना. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 15 टोन्स. माइट बी कल हमारा कोई क्लास हो जहाँ पे हम लोग और टोन्स को देखें, क्योंकि इतने में ही तो हम लोग सीमित नहीं है ना, और भी है. ठीक है, if I think that they are important, we will first discuss the tones. If the remaining tones are there, then we will go for a passage. कि पैसेज से हम कैसे उसको इन्फर करें, what is tones of passage. ठीक है, कैसे हम समझे, कैसे हम लाइन से समझे कि अच्छा इसका टोन्स क्या हो सकता है. हमको समझना है तो लाइन से समझना है ना, पूरा पैसेज से समझना है. हम कहाँ समझेंगे, नहीं तो समझना है पैसेज से समझना है, तो ऑथर्स के टोन से ही हमको समझना है. ठीक है, और बेटा पैसेज को ना आपको हमेशा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, पैसेज को पढ़ोगे तब आप उसका टोन जानोगे, तब आप उसका मॉडल जानोगे, उसका मैसेज जानोगे. मैसेज, मॉडल, जो भी पोएट बताना चाहते सब एक चीज़ है. ठीक है, तभी आप लोग जानोगे. नहीं तो फालतू आप पैसेज पढ़ते रहोगे, यू डोंट नो अबाउट टोन. अच्छा, और एक चीज़, जब आप टोन्स पढ़ लोगे, अच्छे से रट लोगे टोन्स को, तब आप जब कोई पैसेज पढ़ोगे ना, आप अंदर ही अंदर अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगोगे कि अच्छा मैम ये हमको पूछना भी नहीं पड़ेगा, खुद से बोलोगे कि अच्छा इस पैसेज का ये टोन है, आप खुद समझ जाओगे. ठीक है, ये होता है, ये आपके दिमाग में इनकलकेट करना. जब आप टोन सीख जाओगे ना, आप कोई पैसेज का मतलब क्या है, क्या ऑथर बताना चाहता है, ऑथर का मोटिव क्या है, ये समझने में आप सक्षम हो जाओगे. ठीक है, और ये करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लैट में पैसेज ही तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट. वोकैब तो हम पढ़ेंगे, वोकैब इंपॉर्टेंट है टू गेट द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, बट यस पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, एंटोनिम पढ़ेंगे, बट स्टिल पैसेज इज द ओनली मेन थिंग. ठीक है, चलो, तो आज की क्लास हमारे यही खत्म होता है. फिर मिलते हैं अगले क्लास में
अगले इंपॉर्टेंट का सब क्लास हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे से सीरीज को फॉलो करोगे, आई एम डैम श्योर कि आप अच्छा स्कोर करोगे अपने क्लैट में, एंड इवन इफ यू गिव अ पिंच ऑफ योर एफर्ट देन यू आर गोइंग टू क्रैक क्लैट, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो, तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।